भूमि क्षरण के प्रमुख कारण भूमि क्षरण के विभिन्न चरणों से जल अपरदन, वायु अपरदन, मृदा अपरदन में कमी, जल भराव, लवणीकरण, जल स्तर में गिरावट, वनों की कटाई, वृक्ष क्षरण, प्रक्षेत्र क्षरण, रेंजलैंड डिग्रेडेशन शामिल। निर्वनीकरण, डिफॉरेस्टेशन। निर्वनीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें वन आवरण को बड़े पैमाने पर हटाया या साफ किया जाता है ताकि इसे कृषि, शहरीकरण, खनन या अवसंरचना विकास जैसे गैर वन उपयोगों के लिए इस्तेमाल किया जा सके। वनों की कटाई से मृदा कमज़ोर हो जाती है जिससे विभिन्न क्षेत्रों जैसे शिवालिक पर्वतमाला, पंजाब के चोस और चंबल घाटी की बीहड़ क्षेत्रों में मृदा अपरदन बढ़ जाता है। वनों की कटाई के प्रमुख कारणों में झूम खेती, कागज, प्लाईवुड जैसे उद्योगों में कच्चे माल की मांग, खुली खदान, खनन तथा कोको, कॉफ़ी, चाय, चीनी, पाम तेल, रबर आदि जैसी वस्तुओं के लिए बागान कृषि शामिल है। मृदा लवणता और मृदा क्षारीयता। लवणी और क्षारीय उत्प्रवाह, नमक कण से युक्त उभरी मृदा। लवणता और क्षारीयता के कारण चट्टान के टुकड़े सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि कणों से अपक्षयित होकर मृदा को लवणी बना देते हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आदि जैसे शहरों में सिंचित क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई से लवणता और क्षारीयता को समस्याएं पैदा होती हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर ने लवणता और क्षारीयता की गंभीर समस्या पैदा की है। जल भराव के कारण मृदा लवणता बढ़ जाती है जिससे भूमि की गुणवत्ता खराब हो जाती है। लवणता और क्षारीयता के उपचार के लिए उपाय में अतिरिक्त जल की निकासी के लिए भूमि से जल निकासी व्यवस्था जिससे भूजल स्तर कम हो जाता है। रेखा या श्रृंखला के माध्यम से नहरों, टैंकों और जल निकासी में रिसाव की रोकथाम। जल भराव से बचने के लिए सही या उचित सिंचाई प्रणाली का निर्माण। आगे क्षरण को रोकने के लिए लवण सहनशील पदार्थों के साथ वनस्पति आवरण में सुधार, फसल चक्र को लागू करना, क्षार को घुलनशील यौगिकों में परिवर्तन करने के लिए जिप्सम का उपयोग करना, सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फर और पाइराइड जैसे अम्ल बनाने वाले पदार्थों को मिलाकर क्षार को हटाना, अपघटन के माध्यम से चावल की भूसी और भूसे जैसे कार्बनिक अवशेषों को मिलाकर हल्के अम्ल निर्माण को बढ़ावा देना, मरुस्थलीकरण, डिजर्टिफिकेशन, मानव प्रभाव या जलवायु परिवर्तन के कारण शुष्क या अर्धशुष्क क्षेत्रों मरुस्थल जैसी स्थिति का फैलना, प्रभावित क्षेत्र में सिंधु और अरावली पर्वतमाला के बीच शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र कारण अनियमित चराई, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई, बढ़ती जनसंख्या और जलवायु परिवर्तन, कृषि की दोषपूर्ण विधि जैसे ढलानों की दिशा में जुताई, एकल कृषि, फसल चक्र का अभाव, झूम खेती आदि में भूमि का क्षरण होता है। मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन, वायु और जल जैसे कारक उपजाऊ ऊपरी मृदा को हटाकर भूमि का क्षरण करते हैं जबकि ऊपरी मृदा में पादपों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व एवं कार्बनिक पदार्थ होते हैं। समय के साथ यह भूमि को बंजर बना सकता है और मरुस्थलीकरण को बढ़ा सकता है। इससे भूमि कृषि और अन्य उपयोगों के लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं। तटीय अपरदन, कोस्टल इरोजन कारण तट पर लहरें, चक्रवातों के दौरान तूफानी लहरें, नदियों के मुहाने पर ज्वार भाटा प्रभाव, चक्रवातों और ज्वारी तूफानों के दौरान तटीय मृदा को भारी क्षति, समुद्र तटों का विनाश तथा आसपास के तटों को व्यापक क्षति। रोकथाम में ग्रोएंस तटरेखा के लंबवत निर्मित तट संरक्षण संरचनाएं तटीय संरक्षण में महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग संरचनाओं के रूप में कार्य करती है तो जो अपरदन को रोकने,
समुद्र तटों समुद्र तटों एवं तटरेखा की प्राकृतिक विशेषताओं को संरक्षित करने के लिए एक प्रभावी साधन प्रदान करते हैं। तटीय अपरदन के कारण प्राकृतिक कारण बंगाल की खाड़ी का प्रभाव। पूर्वी तट, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में बंगाल की खाड़ी में तूफान, समुद्री लहरों और तीव्र ज्वार के कारण अधिक अपरदन होता है। चक्रवाती गतिविधियां। बंगाल की खाड़ी में उठने वाले लगातार चक्रवातों के कारण पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट पर अधिक अपरदन होता है। मानव जनित कारक में निर्माण गतिविधियां। समुद्र तटों के किनारे बंदरगाह और अन्य निर्माण कार्य अपरदन में योगदान करते हैं। तलकर्षण और अवसाद डंपिंग, डिग्रेडेशन एंड सेडिमेंट डंपिंग। बंदरगाह क्षेत्रों में ड्रेंजिंग और गहरे समुद्र में अवसाद डंपिंग जैसी कार्य अपरदन को तीव्र कर सकते हैं। तटीय अपरदन के प्रभाव में तटीय रेखाओं की संवेदनशीलता। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पुडुचेरी, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश विशेष रूप से संवेदनशील हैं। इनके बड़े हिस्से अपरदन से गुजर रहे हैं। तटीय अपरदन से समुद्र तट के निकट सड़कों और अन्य निर्माण सहित बुनियादी ढांचे को नुकसान हो सकता है। विशाखापट्टनम जैसे उच्च अपरदन वाले क्षेत्रों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे स्थानीय आबादी और आजीविका प्रभावित हो रही है। प्रबंधन तकनीकी में समुद्र तटों के प्रति सक्रिय दृष्टिकोण। डायनामिक अप्रोच टू बीचेस। समुद्र तटों को एक गतिशील भू-आकृति और समुद्र का हिस्सा उच्च लहरों के प्रभाव को कम करने के लिए इसका निरंतर संरक्षण आवश्यक है। जलमग्न तरंग रोध। सबमर्ज्ड ब्रेकवाटर। तटरेखा से लगभग 500 मीटर की दूरी पर जलमग्न तरंग रोध का निर्माण करने से तरंग ऊर्जा को विभाजित किया जा सकता है। यह तरंगों की ऊर्जा को विभाजित कर तरंग धाराओं से होने वाले कटाव को रोकता है। तटीय संरचना। कोस्टल स्ट्रक्चर में कटाव के प्रभाव को कम करने के लिए समुद्री किनारे, रेवेटमेंट्स और ग्रोइंस जैसी संरचनाओं का निर्माण करना। समुद्र तट पोषण। बीच नरिशमेंट। समुद्र से रेत निकालकर इसे कटाव से अप्रभावित समुद्र तटों पर जमा करना। यह समुद्र तट को चौड़ा बनाता है और कटाव के प्रभाव को कम करता है। राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र NCCR, नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च, ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का संलग्न कार्यालय है जो भारतीय तटरेखा में होने वाले परिवर्तनों की निगरानी करता है। यह कटाव पैटर्न को समझने के लिए महत्वपूर्ण डेटा उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय स्थायी तटीय प्रबंधन केंद्र NCSCM पर्यावरण मंत्रालय के तहत एक अनुसंधान संस्थान है। इसका उद्देश्य भारतीय तटरेखा का स्थायी प्रबंधन करना है, जिसमें संरक्षण और कटाव से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करना शामिल है। केरल के मडवैक। हाँ, केरल के मडबैक्स चकारा केरल तट के लिए विशेष ये अर्धवृत्ताकार शांत जल के क्षेत्र हैं जिसमें महीन तलछट मौजूद होते हैं। ये मानसून के दौरान प्रकट होते हैं। उच्च ऊर्जा वाली लहरों के खिलाफ प्राकृतिक शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। काम करते हैं, तट की रक्षा करते हैं और मछुआरों के लिए समृद्ध मछली पकड़ने का अवसर प्रदान करते हैं। हिमनद अपरदन, ग्लेशियर इरोजन। हिमनद अपरदन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें हिमनदियों की धीमी गति के कारण भूमि आकृतियों में बदलाव और मृदा कटाव होता है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से ध्रुवीय क्षेत्रों और ऊंचे
ऊंचे तटवर्ती क्षेत्रों में होती हैं। मृदा संरक्षण की विधियाँ। फसल चक्र। मृदा अपरदन को रोकने के लिए प्रत्येक वर्ष अलग अलग फसलों की खेती करना लाभ या खोए हुए पोषक तत्वों को पुनः स्थापित करता है। जैसे फलियां नाइट्रोजन प्रदान करती हैं, मृदा की उर्वरता को बनाए रखती हैं। शीघ्र पकने वाली किस्में तेज़ी से पकने वाली फसलों पर का योगदान करना, इससे मृदा दबाव कम हो जाता है और फसल चक्र तीव्र हो जाता है। स्ट्रिम्प क्रॉपिंग विभिन्न फसलों की एक के बाद एक समानांतर पट्टियाँ बनाना। मुख्य लाभ। ऊंची फसलें वायु रोध का काम करती हैं। पट्टियाँ जल के बहाव को धीमा कर देती हैं, जिससे अपरदन कम होता है। इंटरक्रॉपिंग अलग अलग फसलों को एक के बाद एक पंक्तियों में और अलग अलग समय पर उगाना वर्षा से होने वाले अपरदन और बहाव से मृदा की रक्षा करता है। समोच्च जुताई, काउंटूर प्लाउइंग, पहाड़ की ढलान के लंबवत हल चलाना अपवाह को कम करना नालियों के निर्माण को रोकती है तथा पवन कटाव को न्यून करती है। झूम कृषि पर रोक। झूम कृषि के स्थान पर स्थायी कृषि को बढ़ावा देना। इसमें स्थिर खेती को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक प्रावधानों के साथ जनजाति समुदायों को पुनर्स्थापित करना शामिल है। पलवार लगाना, मल्चिंग, खाली ज़मीन को जैविक पदार्थों जैसे धान की कर्तन पुआल से ढकना मृदा को अपरदन से बचाती है, संपीड़न को कम करती है और तथा नमी को संरक्षित करती है। भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण की समस्या का समाधान। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय UNCCD यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन उद्देश्य स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के सतत उपयोग को बढ़ावा देना, वनों का सतत प्रबंधन करना, मरुस्थलीकरण को रोकना, भूमि क्षरण को रोकना और कम करना तथा जैव विविधता की हानि को रोकना। यह नीचे से ऊपर की ओर बॉटम अप दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है और स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। स्थापना तथा अनुमोदन। 1992 के रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में प्रस्तावित, 1994 में पेरिस में स्थापित 196 देशों और यूरोपीय संघ द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। भारत ने वर्ष 1996 में इसकी पुष्टि की। उद्देश्य और महत्व में भूमि क्षरण के विरुद्ध वैश्विक कार्रवाई सुनिश्चित करना है। पर्यावरण विकास और सतत भूमि प्रबंधन से संबंधित कानूनी रूप से बाध्यकारी एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। राष्ट्रीय कार्य योजना नेशनल एक्शन प्रोग्राम NAP देशों को अवक्रमित भूमि को बहाल करने के लिए नीचे से ऊपर दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार करना आवश्यक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP ये UNCCD की निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है, जिसे हर 2 साल में बैठक होती है। यह सम्मेलन के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है, रणनीति तैयार करती है तथा अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय करती है। हाल ही में COP का आयोजन आर्डोस सिटी चीन, नई दिल्ली भारत और अबिदजान कोट d'Ivoire में किया गया था। आगामी बैठकें मंगोलिया में COP 17 होगा 2026 में। भारत की प्रतिबद्धता COP 14, इसमें भारत के राष्ट्रपति ने भाग लिया। इसका मूल विषय भूमि का पुनरुद्धार करना, भविष्य को संभालना, रिस्टोर लैंड, सस्टेन फ्यूचर। COP 15 भारत ने वर्ष 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को पुनः उपजाऊ बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। महिलाओं को मुख्यधारा में लाना, जेंडर मेनस्ट्रीम। इसी वर्ष 2017 में संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय UNCCD द्वारा अपनाया गया। UNCCD
के जेंडर एक्शन प्लान (GAP) का हिस्सा था, जिसे चीन के आर्डरोस में COP13 के दौरान अनुमोदित किया गया था। UNCCD ने भूमि क्षरण, तटस्थता, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी LDN के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महिलाओं को मुख्यधारा में लाने को अनिवार्य कर दिया है। इसका उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, भूमि और संसाधन तक महिलाओं की पहुंच बढ़ाना, गरीबी को कम करना तथा पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करना है। मृदा जैविक कार्बन, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन (SOC), ये सूखे से निपटने, मृदा रोगों को कम करने और कार्बनिक उत्पादन को समर्थन देने के लिए महत्वपूर्ण है। यह भूमि क्षरण तटस्थता LDN के 3 वैश्विक संकेतकों में से एक है। UNCCD का प्रभाव सतत विकास लक्ष्य 15 भूमि क्षरण तटस्थता LDN को आगे बढ़ाता है। इसकी पहलों में सूखा संबंधी पहल, महान हरित दीवार पहल, ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव शामिल है। UNCCD के COP15 के प्रमुख परिणाम, मूल टाइम थीम भूमि जीवन विरासत, अभाव से समृद्धि तक, लैंड लाइफ लेगेसी, फ्रॉम स्कैरसिटी टू प्रॉस्पेरिटी, जिसने भविष्य की समृद्धि के लिए सूखे से निपटने और भूमि पुनरुद्धार पर जोर दिया। प्रमुख समझौते, सूखा प्रबंधन पहल, ड्रॉट मैनेजमेंट इनिशिएटिव, प्रतीकात्मक से सक्रिय भूमि प्रबंधन की दिशा में परिवर्तन के लिए एक अंतर सरकारी कार्य समूह 2022 से 2024 की स्थापना, भूमि पुनरुद्धार प्रतिबद्धता, लैंड रिस्टोरेशन कमिटमेंट, वर्ष 2030 तक 1 अरब हेक्टेयर क्षरित भूमि को उपजाऊ बनाना, रिपोर्ट जारी करना, सूखा संबंधी आंकड़े 2022, ड्रॉट इन नंबर्स 2022, जिसमें सूखे की तैयारी और प्रतिरोधक क्षमता को प्राथमिकता देने की आवश्यकता को रेखांकित किया जाता है। प्रमुख घोषणाएं, अबिदजान कॉल, राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों ने दीर्घकालिक पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। अबिदजान घोषणा पत्र, अबिदजान डिक्लेरेशन, प्रभावी भूमि पुनरुद्धार सुनिश्चित करने के लिए लैंगिक समानता का लक्ष्य प्राप्त करने पर केंद्रित है। भूमि जीवन और विरासत घोषणा, UNCCD की ग्लोबल लैंड आउटलुक 2 रिपोर्ट के निष्कर्षों पर चर्चा की गई है। COP14 2019, दिल्ली घोषणा पत्र में बेहतर मृदा प्रबंधन और पहुंच पर जोर दिया गया तथा महिलाओं के प्रति संवेदनशील परिवर्तनकारी पहलों पर प्रकाश डाला गया। भूमि क्षरण तटस्थता, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी LDN, इसमें पारिस्थितिकी तंत्र, सेवाओं और खाद्य सुरक्षा का समर्थन करने के लिए भूमि संसाधनों की मात्रा एवं गुणवत्ता को बनाए रखना तथा बढ़ाना शामिल है। यह भूमि क्षरण को रोकने और अवक्रमित क्षेत्रों को बहाल करने पर केंद्रित है। महत्वपूर्ण परिभाषा में इसका उद्देश्य विशिष्ट समय सीमा और पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर भूमि संसाधनों को स्थिर रखना या बढ़ाना है। उत्पादक में भूमि की हानि, क्षरित क्षेत्रों की बहाली के बीच संतुलन स्थापित करना। लाभ में LDN सीमित भूमि संसाधनों के लिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा को संबोधित करती है। पुनरुद्धार प्रयासों के माध्यम से क्षरण प्रक्रिया के स्थान पर सतत भूमि प्रबंधन को बढ़ावा देती है। सामाजिक अस्थिरता, गरीबी, संघर्ष, प्रवासन को रोकने में मदद करती है। कार्यान्वयन में इसमें विभिन्न क्षेत्रों और शासन स्तरों पर पहुंच, हितधारक भागीदारी एवं समन्वित योजना शामिल है। राष्ट्रीय निगरानी के साथ स्थानीय और क्षेत्रीय शासन पर निर्भर करता है। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय UNCCD
और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों द्वारा समर्थित वैश्विक प्रगति 120 से अधिक देश LDN लक्ष्य निर्धारण कार्यक्रम का हिस्सा है। सतत विकास के लिए 2030 एजेंडे को अपनाने के बाद से इसमें महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। ग्रेट ग्रीन वॉल पहल ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव वर्ष 2007 में अफ्रीकी संघ द्वारा 22 अफ्रीकी देशों में शुरू की गई। इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक 100 मिलियन हेक्टेयर क्षरित भूमि को पुनः उपजाऊ बनाना, 250 मिलियन टन कार्बन को संग्रहित करना तथा 10 मिलियन हरित रोजगार सृजित करना, रेगिस्तान को हरा भरा बनाने में चीन की सफल सामुदायिक भागीदारी इस पहल के लिए एक आदर्श उदाहरण है। चीन ने ग्रेट ग्रीन वॉल या थ्री नॉर्थ शेल्टर बेल्ट प्रोग्राम नामक एक विशाल वृक्षारोपण परियोजना के माध्यम से गोबी रेगिस्तान के कुछ हिस्सों में मरुस्थलीकरण डेजर्टिफिकेशन को रोकने का प्रयास किया। UNCCD ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट शहरीकरण के कारण कृषि भूमि को नुकसान। यह अनुमान है कि शहरीकरण के कारण प्रतिवर्ष 2000 से 2030 तक 1.6 से 3.3 मिलियन हेक्टेयर मुख्य कृषि भूमि नष्ट हो जाएगी। इसके परिणामस्वरूप उत्पादन में एशिया में 6% और अफ्रीका में 9% गिरावट आएगी। मांस की बढ़ती खपत से भूमि संसाधन पर दबाव पड़ता है। मांस की औसत खपत को कम करने से मानव स्वास्थ्य को लाभ हो सकता है और जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटा जा सकता है। भूमि प्रधान खाद्य पदार्थों की मांग भूमि की कमी और खाद्य सुरक्षा जैसे संकट पैदा कर देती है। जल संकट वर्ष 2030 तक जल की मांग इसके निष्कर्षण क्षमता में 40% अधिक होने की संभावना है। यह अनुमान है कि वर्ष 2025 तक विश्व की 2/3 जनसंख्या जल संकटग्रस्त देशों में होगी। वर्ष 2050 तक कृषि के लिए जल की मांग दोगुनी हो जाएगी। सूखा भूमि उपयोग और सूखे के बीच मजबूत संबंध। UNCCD ने कि वर्ष 2018 से 2030 की रणनीतिक उद्देश्यों में सूखे पर विशेष ध्यान दिया गया है। सतत भूमि प्रबंधन उपायों के अंतर्गत सूखा स्मार्ट भूमि प्रबंधन ड्रॉट स्मार्ट लैंड मैनेजमेंट की शुरुआत की गई है। जलवायु अनुकूलन की लागत कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट अडाप्टेशन। अगले दशक में जलवायु अनुकूलन उपायों में $1.8 ट्रिलियन का निवेश ठोस परिवर्तन के लिए आवश्यक माना गया है। संरक्षण के दृष्टिकोण से मरुस्थलीकरण डिग्रेडेशन फ्रॉम कंजर्वेशन पर्सपेक्टिव। मरुस्थलीकरण से तात्पर्य शुष्क, अर्धशुष्क और शुष्क उप आदि क्षेत्रों में भूमि क्षरण से है, न कि प्राकृतिक मरुस्थल के विस्तार से। मृदा उत्पादकता में धीरे धीरे कमी आती है जिससे फसल उगाना असंभव हो जाता है। भूमि क्षरण को रोकने का महत्व। अंटार्कटिका को छोड़कर शुष्क क्षेत्र ड्राई लैंड अब पृथ्वी की कुल भूमि का 40.6% हिस्सा बनते हैं। 2 अरब से अधिक लोग तथा विश्व के आधे से अधिक पशुधन इन भूमियों पर निर्भर है। UNCCD के प्रक्षेत्रों और पशुचारकों पर विषयगत रिपोर्ट में प्रक्षेत्रों का क्षरण रेंजलैंड डिग्रेडेशन, जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि, भूमि उपयोग में परिवर्तन और कृषि भूमि के विस्तार के कारण विश्व में लगभग 50% प्रक्षेत्रों का क्षरण हो गया। जन जागरूकता की कमी। प्रक्षेत्रों की महत्वपूर्ण
पारिस्थितिकी भूमि के बावजूद वनों की कटाई की तुलना में प्रक्षेत्रों के क्षरण का बहुत कम ध्यान दिया जाता है। भारत विशिष्ट अवलोकन, इंडिया स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस, पशुचारकों की आर्थिक भूमिका, इकोनॉमिक रोल ऑफ पैस्टोरलिस्ट। पशुचारक पशुधन और दुग्ध उत्पादन के माध्यम से अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। पशुधन क्षेत्र भारत के जीडीपी में 4% और कृषि जीडीपी में 26% योगदान करता है। भारत में वैश्विक पशुधन के 20% आबादी है। पशुचारण के अधिकार और मान्यता, पैस्टोरलिस्ट राइट एंड रिकॉग्निशन। मालधारी वन, गुज्जर, रबारी जैसे समुदायों सहित 20 मिलियन से अधिक पशुधारक घास के मैदानों, झाड़ियों एवं पठारों पर निर्भर हैं। उन्हें अपने अधिकारों की बेहतर मान्यता और बेहतर बाजार पहुंच की आवश्यकता है। हाशिए पर जाने संबंधी मुद्दे, मार्जिनलाइजेशन इशू। पशुचारक हाशिए पर रहने और सीमित नीतिगत प्रभावों का सामना करते हैं, जिससे उन्हें सामान्य भूमि और भूमि अधिकारों तक अनिश्चित पहुंच का सामना करना पड़ता है। भारत में घास के मैदानों का क्षरण, ग्रासलैंड प्रोटेक्शन इन इंडिया। उभरे और खतरे, उपेक्षा और खतरे। घास के मैदान सबसे अधिक खतरे वाले पारिस्थितिकी तंत्रों में से हैं, लेकिन संरक्षण प्रयासों में अक्सर इन्हें अनदेखा कर दिया जाता है। नीतियाँ वानिकी आधारित उपायों का पक्ष लेती हैं और प्राकृतिक घास के मैदानों को बागानों में परिवर्तित करते हैं। संरक्षित घास के मैदान भारत की कुल क्षेत्रफल में 5% से भी कम क्षेत्र को शामिल करते हैं, जो वर्ष 2005 और वर्ष 2015 के बीच 18 मिलियन हेक्टेयर से घटकर 12 मिलियन हेक्टेयर रह गया है। सफलता की कहानी, कानूनी सशक्तिकरण। वन अधिकार अधिनियम 2006 ने पशुचारण को सशक्त बनाया है। उदाहरण के लिए वन गुज्जरों को राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में एक अदालती फैसले के माध्यम से चराई के अधिकार और भूमि के अधिकार प्राप्त हुए। नीतिगत प्रगति, प्रक्षेत्रों और पशुचारण के सामाजिक पारिस्थितिकी महत्व को मान्यता मिल रही है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन, पशुपालन और संरचना विकास कोष और राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसे कार्यक्रम सतत पशुचारण प्रथाओं और सामुदायिक कल्याण को बढ़ावा देते हैं।